स्वागत। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 13 जामुन का पेड़, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, उसका अभ्यास करेंगे। उसके लेखक है श्री कृष्ण चंद्र जी। तो आप अपना पेरिंगल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 83 पर ध्यान दीजिए। तो जामुन का पेड़ श्री कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी सरकारी विभागों की लापरवाही और काम को टालने की आदत पर एक व्यंग्य किया गया है। श्री कृष्णचंद्र ने अधिकतर उर्दू में लेखन कार्य किया है। इनकी भाषा सरल, सजीव व व्यंग्यपूर्ण है। तो प्रस्तुत कहानी जामुन का पेड़ से हमें संदेश मिलता है कि इस कहानी से लेखक आजकल जो सरकारी विभागों की लापरवाही और काम को अलग अलग विभागों में डालने की आदत पर लेखक ने व्यंग्य किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं जामुन का पेड़ कहानी। कृपया आप पेज नंबर 83 पर ध्यान दीजिए कि रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। बराबर, तो रात के समय बहुत जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। बहुत ही बड़ा झक्कड़ चढ़ गया, तूफान, और सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। लॉन यानी घास, हरा। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। देखो, आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है और सब लोग देख रहे हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसके जामुन कितने रसीले होते थे। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भर भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला, रुआसा यानी रोने जैसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया, हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबा हुआ हूं। दबा हुआ आदमी कराह कर बोला, यानी दुख व्यक्त करके बोला। कराह कर बोला, दुख व्यक्त करके बोला, नहीं, मैं जिंदा हूं। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, आश्चर्य से, ताज्जुब से। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। बरोबर, सुझाव दिया, अच्छी सोच दी कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल काम है, पेड़ का तना यानी उसकी डाली भारी और वजनी है। एक चपरासी बोला, क्या मुश्किल है? मालिक बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं। सभी मिलकर बोले, ठहरो। तभी सुपरिटेंडेंट साहब बोले, ठहरो, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। पेज नंबर 84 पर सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन आता है, कृषि विभाग के अंडर में। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग का उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़ पर व्यापार विभाग को बहुत गुस्सा आ गया।
उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं है, जो एक दूसरे के ऊपर ठोक देते हैं। सरकारी विभाग वाले कुछ काम करते नहीं है। इस बात यहाँ लेखक ने बताई, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी बेचारा पूरे दिन से दबा हुआ है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक तुम्हारा फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। आदमी बोला, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं खुद लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता, अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा। मनचले आदमी ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। मन चला, मन में भी एक बात कहने वाला, मौज मस्ती वाला। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मंचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को विष से काटकर निकाल दिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जरी को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। इसलिए यह फैसला रद्द किया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर के बोला, श्वास लेकर, यह तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। तगाफुल यानी उर्दू शब्द है ये, यहाँ तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, बचाओगे नहीं, तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? आदमी बोला, हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटरी का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। जब यह सूचना सेक्रेटरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वह अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पहुंच गया। उसने पूछा, क्या तुम कवि हो? जी हाँ। किस उपनाम से सुशोभित हो? ओश। सेक्रेटरी जोश से पूछा, ओश? क्या वही ओश जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सर हिलाया। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? पेज नंबर 85 पर। नहीं, आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओश के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है, सभ्य नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हो, रुपया मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला,
उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए दुख भरी आवाज में कहते हुए कहा, यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे परिवार वालों को वजीफा दे सकते हैं। बराबर, कि तुम मर जाओ तो तुम्हारे परिवार वालों को वजीफा दे सकते हैं। बराबर, तो वजीफा यानी शिष्यवृत्ति, पैसे। शिष्यवृत्ति के रूप में पैसे दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूं, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग से कल्चर से संबंधित है, सांस्कृतिक से। पेड़ काटने का मामला है, कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज देना चाहिए। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, तो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर सकोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा हो गया था, बेचारा मर गया था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चिट्ठियों की लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। लंबी बात, लंबी लाइन चिट्ठियों की उसके मुंह में जा रही थी। बात यानी पंक्ति, लाइन, चिट्ठियों की लंबी लाइन उसके मुंह में जा रही थी। वह पुतली की तरह निर्जीव पड़ा हुआ था, मैं मर गया था। उसके जीवन की फाइल, उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी और वो मर गया था। तो आजकल सरकारी विभाग की जो लापरवाही है और काम को अलग अलग विभागों में डालने की आदत पर व्यक्त किया गया है। इस तरह यहाँ एक आदमी की जान चली गई, लेकिन किसी ने उसको नहीं बचाया, उस आदमी को, और सब लोग इधर उधर बातें करते रहे। उस आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूं, लेकिन जब फाइल प्रधानमंत्री के पास पहुंची और तब जवाब आया, तब वो बेचारा मर गया था। तो किसी पेड़ की जगह से किसी की जान कीमती होती है, पेड़ की कोई कीमत नहीं होती है। इसमें लापरवाही हमें काम में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी की जान बचानी चाहिए और उसे बाहर निकालना चाहिए। आजकल जो सरकारी विभाग वाले सरकारी कर्मचारी जो अपने काम के प्रति लापरवाही कर रहे हैं, ईमानदार नहीं है, चारों तरफ रिश्वतखोर बढ़ गई है और काम को अलग अलग विभागों में डालने की आदत पड़ गई है कि वो यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। उसमें किसी आदमी की जान चली जाती है तो हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे से हो सके तो अच्छी तरह से हमें काम करना चाहिए। इसलिए आपको अच्छी तरह से भी काम करना चाहिए, यह संदेश मिलता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, इस कार्य से लेकर सरकारी विभागों की लापरवाही और काम को अलग अलग विभागों में टालने की आदत पर व्यंग्य करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 87 पर जो अभ्यास है उसका हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपने नोटबुक निकालें और उसमें ध्यान दीजिए। जामुन का पेड़ कहाँ और कैसे गिर पड़ा? तो जामुन का पेड़ कहाँ और कैसे गिर पड़ा? तो अभ्यास में प्रश्नोत्तर मौखिक उसमें पहला, जामुन का पेड़ कहाँ और कैसे गिर पड़ा? तो जामुन का पेड़ सैकड़े तरिए के लॉन में रात को बड़े जोर का झक्कड़ यानी तूफान चला, तब गिर पड़ा। सेकंड, सुबह माली ने क्या देखा? सुबह माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। थर्ड, लॉन में कौन कौन आ गया? तो लॉन में चपरासी, क्लर्क,
सुप्रिटेंडेंट आ गए हो रुआसा और क्लर्क ने क्या कहा? रुआसा होकर क्लर्क बोला मैं इसके फल झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे Note down the student. बोला इसके फल झोली ले जाता था। कंटिन्यू आगे और का मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। नॉर्दर्न स्टूडेंट ये फोर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पूरा होता है।
Note down the students. तो लेक्चर नंबर 2 में हम आगे प्रश्नोत्तर लिखित से अभ्यास करेंगे। तो आपको होमवर्क में विद्यार्थी मित्रों होमवर्क में चैप्टर नंबर 13 में प्रश्नोत्तर लिखना है। तो आपको होमवर्क में आज मैंने जो पाठ को समझाया और प्रश्नोत्तर मौखिक जो मैंने आपको करवाए उसको आपको होमवर्क में करके रखना है। नेक्स्ट पीरियड में प्रश्नोत्तर लिखित और बाकी भाषा और व्याकरण का अभ्यास करेंगे। अस्तु, नोट डाउन दिस होमवर्क।